जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के 5 महीने बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर कैमरे के सामने आए और कैमरे के सामने आए और आकर के जो कुछ कहा, कहने के लिए बस चंद ही अल्फाज थे, लेकिन वो चंद अल्फाजों के अंदर ही जो बात वो कह गए उनके अब मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहे थे। जगदीप धनखड़ उन्होंने कह दिया कि अभी मेरा गला साफ नहीं हुआ है, अभी मेरा गला थोड़ा रुका हुआ है, इतना वो कह रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि नैरेटिव के चक्कर में कोई ना पड़े, भगवान करे कि नैरेटिव के चक्कर में कोई ना पड़े और मैं इसमें अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। यह बात भी वो कह गए। और जगदीप धनखड़ जब बोल रहे थे और जब जगदीप धनखड़ ये बात बोल रहे थे तो वो किसकी तरफ क्या इशारा कर रहे थे? देखिए, बिहार के चुनाव के बाद में यह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई सिर उठा करके कुछ बोल पाए, इस बात की संभावना नहीं है। लेकिन बिहार के चुनाव के ठीक बाद में अगर जगदीप धनखड़ वो पहुंचते हैं भोपाल में और वहां पर भी आरएसएस के एक नेता, उनकी किताब का विमोचन होना था, वहां पर जगदीप धनखड़ पहुंचे और वहां पहुंच करके जगदीप धनखड़ वो जिस ओर इशारा कर रहे थे, जिस ओर वो बोल रहे थे, तो क्या बोल गए और क्या कहना चाह रहे थे समझना बहुत जरूरी है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये नैरेटिव की लड़ाई खा जाती है, ये सच्चाई है कि नैरेटिव कभी गलत बन जाए, कभी सही बन जाए तो खा जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ की बातों को ऐसे नहीं समझा जाना चाहिए जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता और इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए नेता अगर कुछ कहते हैं तो वो सीधी बात नहीं कहेंगे, ये बात आप मान करके चलिए। वो जो कहेंगे तो उसको कैसे घुमा फिरा करके वो कह रहे हैं और उनके कहने का अर्थ क्या है, उनके कहने का मैसेज, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो वो इशारा करके गए हैं कि मेरा गला अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए एक मैसेज छोड़ करके गए हैं? ये बहुत बड़ी बात है। जगदीप धनखड़ आगे क्या करने वाले हैं, उनके तर्कस में कौन कौन से तीर हैं? वैसे तो जगदीप धनखड़ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े जन नेता हो और किसी राज्य की सरकार को पलट सकते हो, लेकिन हां, कई बार नींव की एक ईंट वो पूरे मकान को, पूरी इमारत को ध्वस्त करने के लिए काफी होती है। वो ईंट अगर कोई ठीक निकाली जाए, यानी सही जगह की अगर ईंट निकाल दी जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर बड़ा मुश्किल है उस इमारत के लिए। और नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के बाद में जिस तरीके से गमछा लहरा करके एक तरीके से छुट्टी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनके सामने आकर के कोई गला साफ करने की बात कह रहा है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो जगदीप धनखड़ वो कह पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है, ये तो सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वो सामान्य नहीं था। जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देते हैं, लेकिन पिछले 7 महीने में कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य ना तो उनके घर पर जाता हुआ दिखाई दिया और ना ही कोई लेबोरेटरी का कोई लड़का कोई उनका खून जांच करने के लिए गया हो, पेशाब जांच करने के लिए गया हो, ना ही कोई ऐसा कोई रिपोर्ट जो है वो सामने आई। कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई। और दूसरी बड़ी बात, जगदीप धनखड़ जो कुछ समय पहले जो एम्स में इलाज करा रहे थे, जब वो पद पर थे, उसके बाद में भी एम्स में नहीं गए। उनकी पत्नी को हालांकि अभी जरूर चोट लग गई, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन ये तो सामान्य बात है। तो जगदीप धनखड़ 5 महीने पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके इस्तीफा दे करके गए थे। वो कहीं किसी अस्पताल में, कहीं किसी लाइन में, कहीं उनकी गाड़ी जाती हुई, कहीं उनकी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दी। तो आखिरकार जगदीप धनखड़ कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कह करके चले गए, इसी पर मैंने समझने के लिए मध्य प्रदेश से देश की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले डॉक्टर राकेश पाठक को बुलाया।
और उन्हीं से समझा कि आखिरकार जगदीप धनखड़ के बोलने के मायने क्या है, क्या कहना चाह रहे थे वो, क्या कह सकते हैं वो, और किस तरीके से देश की राजनीति के अंदर जगदीप धनखड़ की अब कहीं कोई गुंजाइश बची भी है या नहीं है। इसको जरा एक बार विस्तार से आप समझ लीजिए। मेरे साथ में डॉक्टर राकेश पाठक हैं, जो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं और भोपाल में ही उन्होंने ये कार्यक्रम में बात कही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो करीब से जो है वो आरएसएस को भी देखते रहे, जगदीप धनखड़ को भी देखते रहे, और वो जो बात कह रहे हैं कि भगवान ना करे कोई नैरेटिव में फंसे, हाथ जोड़ लिए एक तरीके से उन्होंने। और दूसरी बात वो ये भी कह गए कि अभी गला पूरी तरह से खुला नहीं है, यानी एक तरीके से उन्होंने सिर्फ एक लाइन कह करके, टीजर है ये, ट्रेलर भी नहीं है, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। जी जी, देखिए धर्मेंद्र, आपने मुहावरे में कहा है कि हाथ जोड़ लिए एक तरह से। हाँ। लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र हकीकत में हाथ जोड़े हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो बाकायदा वे ऐसे हाथ जोड़कर गाड़ी में बैठ गए और चले गए। लेकिन ये उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है। देश में दूसरे नंबर का पदाधिकारी, राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर जो हमारा प्रोटोकॉल है, सरकार की जो वरिष्ठता सूची होती है, उसमें उपराष्ट्रपति आता है। वो अचानक इस्तीफा देता है और उस दिन से लेकर आज तक उसका कोई बयान सामने नहीं आता। महीनों तक उपराष्ट्रपति जी अज्ञातवास में रहते हैं, उनसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं होती। वे जहां जिस फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं वहां भी केंद्रीय सुरक्षा बल या दिल्ली पुलिस लगी रहती है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाएगा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा देना पड़ा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वे पहली बार सार्वजनिक मंच पर आए, कैमरे के सामने आए। हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें, मनमोहन वैद्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी किताब के विमोचन में आए थे। लेकिन ये भी जान लीजिए कि संघ और भारतीय जनता पार्टी मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। कैसे करते हैं लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, इसका उदाहरण है जगदीप धनखड़। भोपाल में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष भी रिसीव करने नहीं आया, स्टेशन पर स्वागत करने नहीं पहुंचा। मैं अक्सर एक मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं कि संघ धागे से मक्खन को काटता है जिसमें आवाज नहीं होती। अब जगदीप धनखड़ को भी धागे से मक्खन की तरह काट दिया गया है। वे हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं और वे इतने डरा दिए गए हैं कि वे अपने इस्तीफे के कारणों का भी खुलासा नहीं कर पा रहे। धर्मेंद्र जी, इस मौके पर हमें यह भी याद कर लेना चाहिए कि उनके इस्तीफे की परिस्थितियां क्या थी, उस दिन क्या हुआ था, असल में सदन में क्या चल रहा था। वे तो अच्छा भला काम कर रहे थे सभापति की आसंदी पर। शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक चल रहा था उनकी संसद के अंदर, राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी। लेकिन उससे पहले दिन भर जो हुआ था उससे हम एक बार रिमाइंड कर लें तो हम समझ पाएंगे, हमारा देश, हमारा दर्शक भी ये जान सकेगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा एक तो ये हुआ था कि उस दिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को आश्वासन दे दिया था कि पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। तब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, या और किसी विषय पर, हाँ, वोट चोरी वाले विषय पर संभवतः, तो एसआईआर के विषय पर मामला था, जजों का भी मामला था। मैं उसी पर आ रहा हूँ। वे आश्वासन दे चुके थे कि हम इस पर चर्चा कराएंगे। सरकार ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि जिन सवालों पर वो फंसी हुई है उस पर सभापति महोदय चर्चा करा लें। ये तो किसी भी तौर पर मंजूर नहीं हो सकता था। फिर उसी दिन कार्य मंत्रणा समिति की उन्होंने अपने राज्यसभा की बैठक बुलाई थी। किरण रिजिजू उसमें पहुंचे थे। कामकाज पर पूरी बात नहीं हो पाई, जेपी नड्डा भी थे। तय हुआ कि 4:30 बजे फिर बैठक होगी, लेकिन उस बैठक में जगदीप धनखड़ इंतजार करते रहे। आप दोनों लोग नहीं आए, न जेपी नड्डा न किरण रिजिजू। इस बीच में जो कुछ हुआ वो विषय वो है जिसका आप संकेत कर रहे हैं, हाईकोर्ट जजों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। सबको मालूम है कि विपक्ष 2 हाईकोर्ट जजों के बारे में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आने वाला था। सरकार नहीं चाहती थी कि राज्यसभा में पहले वो बिल प्रस्ताव आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए, क्योंकि सरकार
केंद्रीय गृह मंत्रालय, मोदी और शाह ये चाहते थे कि उन्हें श्रेय मिले कि वे न्यायपालिका में जवाबदेही फिक्स करना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी उस प्रस्ताव को लेकर आ रही है। लेकिन जगदीप ठीक है। धनखड़ ने विपक्ष जी हाँ, तो ये जो इतिहास है उस पर तो बहुत बार बातें हुई है, लेकिन मैं आपसे भविष्य थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं। उन्होंने जो ये लाइन कही कि अभी गला पूरी तरह से खुला नहीं है। अब देखिए, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि कोई जी इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आदमी तू तड़ाक की भाषा में बात करेगा या सीधे मंच पर संभव खड़े होकर के चिल्लाएगा, संभव नहीं है। वो भी इस बात को जानते हैं और हो सकता है कि उनकी राजनीति अभी बाकी भी है। क्या पता फिर से वो राजनीति में 5-10 साल अभी और सक्रिय तौर पर एक्टिव हो, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी है। तो ये जो गला खुला नहीं है पूरी तरह से, ये जो लाइन है, ये मैं इसको ट्रेलर भी नहीं कह रहा हूं, टीजर कह रहा हूं। टीजर तो एक लाइन का होता है, यही एक लाइन क्या मैसेज वो दे गई। हालांकि वो थे आरएसएस के मंच पर, आरएसएस के नेता के मंच पर थे, लेकिन मैसेज कहीं और था, वो निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। देखिए, अगर इस वाक्य को बिटवीन द लाइन्स जाकर पढ़ने की कोशिश करें तो एक तरह से उन्होंने इतना हिंट तो छोड़ दिया है, वो टीजर तो उन्होंने दे दिया है कि जिस दिन गला खुलेगा उस दिन वे बहुत कुछ बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वो क्या होगा ये सबसे बड़ी पहेली है ना, और कब होगा, उनका गला कब साफ होगा। वे नमक हल्दी के गरारे कर लें और जल्दी बताएं देश को कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा था, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था या उनसे इस्तीफा जबरन लिया गया था, कौन केंद्रीय मंत्री था जिसने उस दिन 4:30 बजे के बाद 6 बजे तक और उस बीच में उनसे क्या कहा, उन्हें क्या संदेश दिया गया कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं आपके इन इन कदमों से, या वो जो पहेलियां चल रही थी कि वे चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी विरोधी खेमे से पीगे बढ़ा रहे थे, उसके साथ अपनी डोर जोड़ रहे थे। तो क्या इस तरह की कोई गतिविधि तो नहीं चल रही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की कोशिश में जगदीप धनखड़ भी लग गए हो, यद्यपि कोई विशेष कारण नहीं है कि वे ऐसा करके और क्या हासिल कर लेते। अगर वे मोदी शाह के पक्ष में रहते तो हो सकता है भविष्य में राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, और इस देश को ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, देखिए बहुत रहस्यमय चीजें हैं, हमारा देश एक रहस्य लोक में जी रहा है। महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, हमारे एक साथी हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस, उन्होंने सूचना का अधिकार में राष्ट्रपति भवन से 2 सवाल पूछे कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति से इन पर्सन भेंट हुई तो कब हुई, और राष्ट्रपति ने इस्तीफा कितने बजे किस तारीख को मंजूर किया। आप देखिए राष्ट्रपति भवन ने कह दिया कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जवाब नहीं है, जवाब ही नहीं दिया, लिख दिया निरंक, कोई जानकारी नहीं कि तो वो मुलाकात हुई तस्वीर कि भी नहीं हुई। सामने नहीं आई, वो तस्वीर भी वो कभी तस्वीर भी सामने नहीं आई इस्तीफा देते हुए की। कोई और राष्ट्रपति ने किस तारीख में मंजूर किया ये भी नहीं जवाब दिया राष्ट्रपति। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य, जब यही सवाल उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन से किया, उपराष्ट्रपति के सचिवालय से किया अजय बोस ने, तो वहां से पूछा गया सवाल राष्ट्रपति भवन पहुंचा और उसके जवाब में तारीख आ गई कि 22 तारीख को राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर किया था और उनकी भेंट भी हुई। ये कितना रहस्यमय बात है, कितनी रहस्यमय बात है कि राष्ट्रपति भवन भी उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति से मिलने को छुपा रहा था, झूठ बोल रहा था कि उसे जानकारी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं थी और इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं था, उनसे इस्तीफा लिया गया था, पर वो किस कारण से लिया गया ये तो देश के सामने आना चाहिए, वे खुद बताएं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं मीडिया का एक तबका है, एक खास नैरेटिव लेकर चलता है, बहुत सारी दंत कथाएं, रहस्य कथाएं बन जाती हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से राजनाथ सिंह ने फोन करके धमकी दी, ये सारे गढ़े हुए नैरेटिव, पर इसका खुलासा, इसकी सफाई कौन पेश कर सकता है? वही व्यक्ति जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, उपराष्ट्रपति गायब हो गए थे अज्ञातवास में, हैबियस कॉर्पस लगाने की बात हो रही थी, संजय सिंह कह रहे थे, कपिल सिब्बल कह रहे थे कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगानी पड़ेगी।
तो ये जो रहस्य है ये तो सामने आना ही चाहिए। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि जगदीप धनखड़ एक ना एक दिन तो बोलेंगे। हाँ। कब बोलेंगे, उनका गला पूरी तरह कब साफ होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने के लिए 560 इंच का कलेजा चाहिए। धर्मेंद्र सिंह में तो है, धर्मेंद्र सिंह तो सवाल पूछ सकते हैं, बोलते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में ऐसा कुछ कहने का साहस रखते हैं जिससे उनका जीवन तक खतरे में पड़ जाए? इस अमृत काल में तो कुछ भी हो सकता है, और हुआ है, इसलिए लोगों ने बोलना बंद कर दिया। हाँ, मैं डॉक्टर साहब आपसे फिर से जरा मैं एक और एंगल से उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझाइए जरा। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे आज की तारीख, जब कल वो बोल रहे थे, कल की तारीख तक सामने थे और बिहार चुनाव के नतीजों ने एक तरीके से जो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि चलिए थोड़ा बहुत सिर उठा पाएंगे, और हो सकता है कि अगर बिहार चुनाव के नतीजे पलट जाते, यानी कम से कम 140 सीटें ही सही अगर महागठबंधन के खेमे में चली जाती, तो इस देश की राजनीति आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि किस हद तक बदल जाती, और नरेंद्र मोदी की भूमिका वो भी किस तरीके की होती, वो भी हम समझते हैं। और जो बोलने लिखने वाले लोग हैं, उनका गला कितना खुल पाता या गला कितना दब पाता, वो भी एक तरीके से वो आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो उन्होंने जो कल कहा, वो बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद कहा। बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद अब नरेंद्र मोदी खुलेआम गमछा लहराते हुए घूम रहे हैं। गमछा लहराने का मतलब यही है, अब जगदीप धनखड़ उसी गांव देहात से आते हैं जहां से मैं आता हूं, तो मतलब छुट्टी बोलना, जैसे कि दंगल में होता है कि आदमी वो पहलवान लंगोट घुमाते हुए घूमता है कि छुट्टी बोल रहा हूं, कोई भी आ जाए। कोई भी तो आ जाए। नरेंद्र मोदी आज उस स्टाइल में है। तो ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब वो इस बात को कह रहे हैं, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरा गला अभी खुला नहीं है, तो क्या वो मोल भाव की स्थिति में अपने आप को रखना चाह रहे हैं अभी भी कि चलिए देख लीजिए आप स्वागत नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे तरीके से अ, जो है वो अकोमोडेट कर लीजिए, या फिर अभी आपको लग रहा है कि नहीं, वो अपने तर्कस में से पहला तीर केवल अभी उन्होंने निकाला है और अभी बहुत कुछ बाकी है, या मोल भाव की स्थिति है? देखिए, पहले मोल भाव का उत्तर दे दें। आज की हाँ। तारीख में जगदीप धनखड़ मोल भाव की स्थिति में नहीं है। हम्म। देखिए, एक कोई बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पास नहीं है, कोई बहुत बड़े जन नेता नहीं है, और होते हम्म। भी तो आज मोदी शाह की जोड़ी को किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। अब इसके परिप्रेक्ष्य को समझिए। नहीं नहीं, मोल भाव इसमें क्यों नहीं? डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं जी, कि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। चौधरी देवीलाल उनको लेकर के आए थे, और फिर उसके बाद में वो जिस तरीके से पलटी मारते मारते चले गए उधर, तो कोई उन्होंने अपनी साख तो नहीं बनाई, ये बात तो सही है। लेकिन जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, जाट समुदाय बिल्कुल से है। आते हैं, हाँ, तो वो, मैं बारीकी से इस चीज को देख रहा हूँ, और मैं चूंकि इस बेल्ट से संबंधित हूं, तो मैं और अच्छे से इन चीजों को पढ़ रहा हूँ। एक ये नैरेटिव सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे के बाद में चला था कि देखो भैया, जाटों का बीजेपी तेल निकाल रही है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, वहां पे भी जाटों का तेल निकाला, चाहे वो पहलवान आंदोलन की बात हो, वहां पे भी जाटों का तेल निकाला, चाहे वो सतपाल मलिक हो, वहां पर भी जाटों का तेल निकाला, और चाहे अब आखिरी में जो इनकी तरफ थे, जो इनके शरण में थे, बिल्कुल अपनी गर्दन झुका चुके थे, उनका भी तेल निकाल लिया। तो जाटों का भला तो ये बीजेपी नहीं करेगी। और आप याद करिए, राजस्थान में बड़ा समुदाय जाट समुदाय, फिर पश्चिमी उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में, तो तेल तो खैर वो नैरेटिव तो है अभी भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनकी कोई वैल्यू नहीं है, उस तरह से तो खैर हम नहीं आंक सकते जी। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। समुदाय के स्तर पर एक खास वर्ग विशेष के जाट समुदाय के नेता हैं, उस समुदाय से आते हैं, लेकिन वो उस तरह के जन नेता नहीं है जिनकी चिंता हाँ। मोदी शाह है। वो वर्ग की चिंता कर सकते हैं, मैं आपसे हाँ। 100% सहमत हूँ। मोदी शाह को जब वोटों की गिनती कम होती दिखेगी कि ये जाट समुदाय हमसे छिटक रहा है, हमारी पार्टी से दूर जा रहा है, तो वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में जो और बड़े बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, किसी की कदर नहीं है उनके सामने। तो सौदेबाजी की स्थिति में जगदीप धनखड़ साहब नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी समझिए। अब आपने बिहार के नतीजों की बात कही है। देखिए, बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण था, उससे 100 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए एज एन इंडिविजुअल अहम था।
बहुत अहम था, बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हरियाणा की जीत के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके थे। हरियाणा के चुनाव की जीत के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया, एसआईआर के मामले में शिकायतें हुई हैं। तो बिहार का चुनाव दो बड़ी काली छाया में था। नंबर एक, एसआईआर में गड़बड़ियां, 65 लाख लोगों के नाम काटे जाना, फिर जोड़ना वगैरह वगैरह। दूसरा, वोट चोरी, हरियाणा में किस तरह वोट चुराए गए, महाराष्ट्र में किस तरह। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए एज एन इंडिविजुअल, एक ब्रांड के रूप में बिहार का चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। उनकी साख दांव पर लगी थी। अब मैं आपके उस पक्ष पर आता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर परिणाम कुछ और होते, यद्यपि अब ये काल्पनिक प्रश्न है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम लोग तो अनुमान लगाते ही ऐसी बातों। अगर ये चुनाव बीजेपी या उनके इंडिया गठबंधन या मोदी शाह के पक्ष में नहीं होते, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की साख पर सवालिया निशान लगते। ऐसे समय में जो पार्टी के भीतर ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर असंतुष्ट हैं, अलग अलग कारणों से, एक जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के कारण से हो सकते हैं, कुछ और भी लोग हैं। बिहार में भी आर.के. सिंह सामने आई गए थे ना खुलकर, उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया 6 साल के लिए। ये तो तब है जब पार्टी जीत गई। अगर पार्टी चुनाव हारी होती तो हो सकता है जगदीप धनखड़ का गला और साफ हो गया होता, ऐसे कई और गले साफ होना शुरू हो जाते, और यह सवाल पूछा जाता कि ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में चुनाव नहीं जीता जा सका। तो उससे आगे के चुनावों की उनकी जो पकड़ है, उनका जो माइटी हिमालयन मैन वाला कद है, वो छट जाता थोड़ा सा। लेकिन बिहार का चुनाव संजीवनी दे गया है नरेंद्र मोदी को खास तौर से, और बीजेपी को भी, और उससे वे इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो गमछा घुमा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम और आप देहात के ही लोग हैं, हम जानते हैं इस तरह से गमछा घुमाने का मतलब ये होता है, आपके यहाँ छुट्टी कहते हैं, हमारे यहाँ होता है कि चुनौती दी, दही चुनौती, हमारे यहाँ चंबल में कहते हैं, आ जाओ कोई है क्या। तो वो नरेंद्र मोदी का गमछा अभी घूम रहा है, और उसे सबको मानना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में चुनावी जीत ही सबसे बड़ी जीत है। आपके पास और कुछ नहीं है, आप कोई भी नैरेटिव गढ़ते जाइए, लेकिन अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपका कट्टा भी स्वीकार है, आपका मुजरा भी स्वीकार है, आपका सिक्सर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। आप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए घुसपैठियों का राग अलाप में लोग उसे भी सुन लेते हैं, लोग नहीं पूछते कि जिम्मेदारी तो आपकी थी, घुसपैठ कैसे हो रही। तो इस वक्त वो जीत के घोड़े पर दौड़ रहे हैं सरपट। इस वक्त उनकी लगाम थामने की ताकत किसी के पास नहीं है, जगदीप धनखड़ के पास भी। सिर्फ एक व्यक्ति है, राहुल गांधी, जो लगातार इस कोशिश में है कि इस सोने की सड़क पर दौड़ते हुए सफेद घोड़े को किसी भी तरह थाम लिया जाए। लेकिन वो तभी थाम पाएगा जब जनता का समर्थन उसे प्राप्त। राहुल गांधी अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते जब तक कि जनता उनके सवालों पर सहमत न हो जाए। ये कोशिशें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, कोई और सत्ता में होता तो विपक्ष ये कर रहा हो। एक चीज मैं थोड़ा सा बारीकी से अगर देखूं इसको, तो मैं ये देखता हूं कि कल जब जगदीप धनखड़ उधर बोल रहे थे तो पीटीआई का माइक वहां पर रखा हुआ था, एएनआई का माइक वहां पर रखा हुआ था, और मैं इससे पहले के एक नेता को याद करूं जो यही जाट कम्युनिटी से आते हैं, सतपाल मलिक साहब, पीटीआई और एएनआई कभी उनके पास नहीं गया। हम लोग पहुंचते रहे, बाकी और चैनलों पर उन्होंने अपनी बात रखी, इधर उधर जाकर के वो बेचारे बोलते रहे आखिरी समय तक, वो चले गए लेकिन वो कभी खामोश नहीं हो पाए। तो पीटीआई और एएनआई का माइक, ये कहा जाता है कि सरकार, मतलब ठीक है वो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट एजेंसी है, हम उन पर वैसे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन ये माना जाता है कि सरकार जिसको चाहे कि हाँ ठीक है इसको टीवी पर लाना है, और आप तो राजनीति में बड़ी अच्छे से जानते हैं इस चीज को, कि जिसकी चर्चा खत्म वो आदमी खत्म। बिल्कुल। और अभी जगदीप धनखड़, ये ठीक बात है कि नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट लगाम नहीं लगा पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो जितना कहेंगे तो एक तरीके से नैरेटिव के तौर पर तो वो जरूर, वो नैरेटिव की ही बात कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी का नैरेटिव कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही, अगर पूरी तरह से ना सही तो कुछ हद तक सही, बिगाड़ने में, सेंध लगाने में, उसको हिलाने में, उसको डुलाने में इतने भी हल्के नहीं है कि चलिए बिल्कुल उनकी कोई कदर ही नहीं है, उनकी कोई आवाज में खनक ही खत्म हो गई है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे उनके इस्तीफे से पहले 2 मंत्रियों को भेजा गया था,
आपको याद होगा। 2 मंत्रियों को भेजा गया, तो 2 मंत्रियों को भेज करके कहा गया था कि भैया बात कीजिए या फिर इनको कहिए कि साइन कर दें। तो क्या अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि गला खुला नहीं है, यानी अब फिर किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी कि भैया जाकर के इनको देखिए, इनके गले में क्या दिक्कत है, या तो गले में कुछ शहद डाल करके आइए कि तुम्हें जितना बोलना है बोल लो। ये एएनआई और पीटीआई ये भी बंद हो जाएगा और जगदीप धनखड़ वही बन जाएंगे जो सतपाल मलिक थे। या तो वो कहा जाएगा इनसे, या ये कहा जाएगा कि ठीक है, आपका गला ऐसे ही रहने दो, थोड़ा खामोश रहो और संभाल लिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर कल उन्होंने जो संकेत दिए हैं, अभी हम उसको संकेत ही मानेंगे, वो इस बात के लिए तो पर्याप्त है कि वे कल को कुछ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये उनके ऊपर है। आपने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल किया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग सीधे नहीं कहना चाहते, लेकिन अब इस देश में सबको पता है कि ये जो 2 बड़ी समाचार एजेंसियां हैं, ये किसकी ठकुर सुहाती कर रही हैं, किसके हक में बोलती हैं, किसके पक्ष में लोगों के इंटरव्यू करने जाते हैं, ये भी हम सब जान रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो दोनों एजेंसियां वहां मौजूद थी, इसका मतलब ये भी है कि सरकार को चिंता थी, इन पर नजर रखो क्या बोलने वाले। हो सकता है अगर वे कुछ बोल भी देते और एजेंसियां वहीं उसको काट देती, एडिट कर देती, आगे रिलीज नहीं करती, तो क्या होता? आप कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोकल थोड़ा बहुत कोई रिकॉर्ड कर लेता तो अलग बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी सरकार इस चिंता में होगी कि ये कुछ बोल ना दे, और उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा बोलने को है जो सरकार को, नरेंद्र मोदी को असहज कर सकता है। इसलिए ये चीजें अंदर खाने चलती रहेंगी। हमें शायद जानकारी कभी ना मिल पाए कि अब उन्हें समझाने कौन गया, कितने मंत्री गए, या सिर्फ एक टेलीफोन ही कहीं से चला गया 7 लोक कल्याण मार्ग से या नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से कहीं से, कि आपको नहीं बोलना है वरना सतपाल मलिक जैसा हाल कर दिया जाए। ये चीजें भविष्य के गर्त में है। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, इस देश को ये हक है वो जाने कि देश के उपराष्ट्रपति ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया था। और इस्तीफा देना भी हम मान सकते हैं, चलिए बहुत सामान्य बात है, दे दिया उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, पहली लाइन में उन्होंने यही लिखा था, स्वास्थ्य कारणों से और डॉक्टर्स की सलाह पर, हम मान लेते हैं। तो फिर अज्ञातवास में क्यों गए थे, वे अंडरग्राउंड क्यों रहे, किसने उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया कि वे भूमिगत रहें, किसी से बात न करें, परिवार के लोगों से भी न मिलें। राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, संजय सिंह, आप, हम सब ये सवाल पूछते रहे कि आखिर गायब कहां है। इस्तीफा देने के बाद आदमी को इतना भूमिगत होने की क्या बात है? बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए इस देश में। उनका इस तरह भूमिगत होना, अंडरग्राउंड होना, खामोश होना और अब तक खामोश बने रहना, इस बात की निशानी है कि कहीं ना कोई बहुत बड़ी चीज है। वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कोई खुलासा कब होगा हम नहीं जानते। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक स्काई लैब नाम की चीज हुआ करती, आपको 70-80 के दशक की बात है। स्काई लैब गिरने वाला था आसमान से, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। भारत में भी लोग टकटकी लगाए थे, इतनी तारीख को स्काई लैब गिरेगा। वो गिरा और कुछ नहीं हुआ, अंतरिक्ष से आते आते वो राख हो गया था, कहीं कहीं उसका मलबा गिरा होगा। तो जगदीप धनखड़ का स्काई लैब कब गिरेगा इस पर टकटकी तो लोग लगाए हैं, लेकिन वो सचमुच में कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, जिनके ऊपर गिरेगा उनका कुछ बिगड़ेगा राजनीतिक तौर पर, इसकी संभावनाएं अभी से हम नहीं लगा सकते जब तक कि ये पता न लग जाए कि ये जगदीप धनखड़ नाम का स्काई लैब सीधे वहीं गिर रहा है जिन लोगों ने इस्तीफा देने पर उन्हें मजबूर किया था। इसलिए जब तक वे कुछ खुलासा नहीं करें, हम अपनी तरफ से अब ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। हम इतना ही कहेंगे, बार बार कहेंगे, उनका इस्तीफा, इस्तीफे के कारण और बाद में उनका गुमशुदा होना, उनका चुप रहना बड़े संदेह की ओर संकेत करता है। जी देखिए, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इस्तीफे हुए। उर्जित पटेल साहब का इस्तीफा हो गया, उन्हीं को मोदी जी लेकर के आए थे। नीति आयोग में आप देखिए, आरबीआई में देखिए, जितनी भी टॉप संस्थाएं हैं जो देश को चलाने में और देश का रुख क्या होगा ये तय करने की जो भूमिका जिनकी है, उनके टॉप लेवल के जो इस्तीफे हो जाते हैं और उसके बाद में कहीं चर्चा भी नहीं रहती, वो कभी सामने भी नहीं आ पाते हैं।
और जगदीप धनखड़ वो कह रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन पिछले महीने में कहीं वो डॉक्टर के गए हों, किसी डॉक्टर ने आकर के कोई पर्ची दिखाई हो, कहीं किसी अस्पताल में वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं है। कहीं कोई डॉक्टर उनकी कोई सैंपल लेने के लिए भी सुबह-सुबह, जैसे कि आजकल तो लैब टेस्ट वाले आते हैं कि ब्लड सैंपल लेने के लिए सुबह-सुबह, यूरिन सैंपल लेने के लिए घर आ जाते हैं। कोई वो घर आया हो, वो भी खबर नहीं है। और खबर तो बस ये है कि कल उनकी पत्नी, हालाँकि उनकी भी काफ़ी उम्र है, वो गिर गई थी, रसोई में काम कर रही थी और रसोई में गिर गई, उनको एम्स अस्पताल जो है ले जाना पड़ा। तो वो तो एक रूटीन की बात है, आपके हमारे घर में किसी के साथ भी हो सकता है। तो लेकिन जगदीप धनखड़, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, कहीं स्वास्थ्य की उनकी चिंता हो रही हो, कोई घर पर जाकर के उनको होम्योपैथिक या किसी प्रकार से आयुर्वेदिक इलाज दे रहा हो, वो भी चर्चा नहीं, कोई स्पेशल आयुर्वेदिक इलाज उनका चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी तक कुछ भी सामने नहीं। और जब वो बोले तो टीज़र दे करके चले गए। और अब मैं इसमें हाँ, कुछ एक दो तथ्य और जोड़ना चाहता हूँ। जी, देखिए, जी। उनका इस्तीफा सामान्य नहीं है, हाँ, इसके कई और प्रमाण। हुँ, इस्तीफा देने के बाद एक सामान्य सा परंपरा होती है, सामान्य सी, कि कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है इतने बड़े पद से तो उसका एक विदाई समारोह होता है, उसका एक विदाई भाषण होता है, फेयरवेल स्पीच होती है। कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति का कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, हुँ, कोई विदाई भाषण नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने तो अपने इस्तीफे में लिखा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों के परामर्श पर इस्तीफा दे रहे हैं। हुँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक भी नेता का आप ट्वीट दिखा सकते हैं जिसने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की हो? क्या हुँ, एक भी बयान दिखा सकते हैं? क्या बीजेपी का एक भी नेता उनकी तबीयत देखने गया हो? चलिए, घर पे हुँ, ही कहीं आराम कर रहे थे, एम्स नहीं गए, हमने मान लिया। क्या एक भी ऐसी तस्वीर, एक भी ऐसी खबर आई कि राजनाथ सिंह हुँ, उनको देखने गए? हुँ। या पर देखिए, ये खाली ऐसा भी नहीं है डॉक्टर साहब कि आप और हम बात कर रहे हैं तो ये कोई हम लोग बस ऐसे ही ना खाली ना, गाल बजा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल सवाल है। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि एक देश में दूसरे नंबर की पोज़ीशन पर, उपराष्ट्रपति के पद पर कोई आदमी बैठा है और उतर गया और उसके बाद में कुछ नहीं। तो ये वाक़ई दुर्भाग्य की बात है। अब वही है कि वो गला साफ करेंगे या गले में कुछ और जो है वो फँसा दिया जाएगा। मैं भूमिका के तौर पे वैसे ही जो है इसको कह रहा हूँ। तो हाँ, अब हाँ, हम तो चाहते हैं कि वो बोलें, वो बताएँ, खूब किताबें लिखें, खूब इंटरव्यू दें और जो कुछ है सामने तो आए कम से कम। लेकिन ख़ैर कब सामने आता है, किस तरीके से सामने आता है, ये देखने वाली बात है। डॉक्टर साहब, आप आए और अपनी-अपनी बात रखी और जो इतिहास के पहलू और जिस तरीके से आरएसएस को लेकर के आपने बात रखी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।